फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट की सैलरी कितनी होती है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप एकेडमिक्स इंडस्ट्री में मूव कर रहे हैं पता है तो उसके हिसाब से निगोशिएट कर सकते हैं। और ऐसे भी लोगों को जानने में इंटरेस्ट होता है कि कौन कितना कमाता है। वेलकम टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सीनियर साइंटिस्ट हूँ। काफ़ी टाइम एकेडमिक में एज ए पोस्ट डॉक एज ए रिसर्च एसोसिएट स्पेंड करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इंडस्ट्री में मूव करूँगा। यूएस में या इंडिया में कोई भी पर्सन अगर एकेडमिक से मास्टर या पीएचडी करने के बाद इंडस्ट्री में मूव करता है तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कितनी सैलरी होती है इंडस्ट्री में। सब लोग जानने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। उसका दो पर्पज होता है, एक तो इंटरेस्ट भी है कि कितना मिलता है, एंड दूसरी चीज़ अगर पता होता है कि कितनी सैलरी कहाँ पे है उसके हिसाब से आप निगोशिएट कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है तो रिक्रूटर या कंपनी आपको कम देगा तो भी आपको लगेगा अरे ये तो बड़ा अच्छा है एज कम्पेयर टू एकेडमिक। मास्टर या पीएचडी के बाद कोई भी पर्सन अगर इंडिया में इंडस्ट्री में मूव करता है तो इंडस्ट्री की जो सैलरी होती है एज कम्पेयर टू असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर जो गवर्नमेंट पोजिशंस में होती है उसके कंपेरिजन में लेस होती है। आप काफ़ी टाइम अच्छा करो तो डेफिनेटली यू मेक ए लॉट ऑफ मनी इन द इंडस्ट्री। यूएस में जस्ट अपोजिट है। आप पीएचडी पोस्ट डॉक और बाकी एक्सपीरियंस लेके इतना जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जो सैलरी मिलती है अगर आप कंपेयर करो इंडस्ट्री में तो फ्रेश पीएचडी दे मेक मोर देन असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पैसा है इफ़ यू हैव ए लॉट ऑफ ग्रांट एंड आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो है, बट बहुत कम लोगों को। आज की वीडियो में फुल बात करेंगे कि यूएस में साइंटिस्ट की सैलरी कितनी होती है फार्मास्यूटिकल और बायोटेक इंडस्ट्री में। क्या क्या फैक्टर होता है जो इफेक्ट करता है सैलरी, जैसे लोकेशन, बिग कंपनी वर्सेस स्मॉल स्टार्टअप, आपका इंटरव्यू, आपका एक्सपीरियंस, डिग्री। बहुत कन्फ्यूजिंग ये होता है कि हर एक कंपनी में जो साइंटिस्ट की पोजीशन होती है कि एसोसिएट साइंटिस्ट, सीनियर एसोसिएट साइंटिस्ट, साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, साइंटिस्ट 1, 2, साइंटिस्ट 3, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, एसोसिएट प्रिंसिपल साइंटिस्ट, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट, ये बहुत सारी लैडर होती है। तो हर कंपनी को एक फ्रीडम है कि वो अपना लैडर क्रिएट कर सकते हैं और हर एक पोजीशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट सेट करते हैं, बेसिक सैलरी सेट करते हैं कि इस रेंज से इस रेंज में रहेगा। हॉलीडे भी पोजीशन की बेस पे रहती है कि आप सीनियर पोजीशन पे हैं तो आपको थोड़ा सा हॉलीडे ज़्यादा होती है। नए पर्सन के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बट कंपनी टू कंपनी ये लैडर वेरी करता है। तो जब भी हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं तो जो रिक्रूटिंग मैनेजर है या एचआर मैनेजर है उससे क्लियरली हम लोग को पूछ लेना चाहिए कि क्या आपकी लैडर है, क्या जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो इसके नेक्स्ट लेवल पे क्या है, इसके जूनियर लेवल पे क्या है, क्या इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक यूएस में कंपनी है पीवीडी करके, सीआरओ कंपनी है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। उसमें जब मैं अप्लाई कर रहा था तो उसमें पता चला कि सीनियर साइंटिस्ट की सैलरी एसोसिएट रिसर्च साइंटिस्ट से कम होती है। एसोसिएट का सिंपली मतलब होता है कि जूनियर पोजीशन है और साइंटिस्ट का मतलब है सीनियर पोजीशन है। सीनियर साइंटिस्ट मतलब उससे ऊपर है। तो उनमें जस्ट कंफ्यूजिंग था। तो जब कन्वर्सेशन हो रहा था तो बोले कि आपको हम इस पोजीशन पे दे सकते हैं इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मोर सैलरी। तो मैंने पूछा है तो मुझे उल्टा लग रहा है, तो क्लियरली बताया कि हमारे यहाँ इस तरह सिस्टम है। चार्ल्स रिवर लेबोरेटरी करके एक फेमस कंपनी है, बहुत फेमस है। वहाँ भी ये मुझे पता चला कि वहाँ पे प्रिंसिपल साइंटिस्ट 1 और प्रिंसिपल साइंटिस्ट 2 की जो पोजीशन है दूसरी कंपनी से अगर कंपेयर करें तो साइंटिस्ट और साइंटिस्ट 2 के बराबर है। जबकि मार्क और जो भी टॉप कंपनीज हैं जॉनसन फाइजर, उनमें अगर देखें तो प्रिंसिपल साइंटिस्ट का मतलब रियली बिग होता है एंड यू हैव टू हैव एटलीस्ट 5 to 7 8 ईयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, तब जाके आपको मिलता है। और हमको ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट 1 और 2 दे रहे थे। तो मैंने उनसे इंटरव्यू में एचआर से पूछा कि क्या लैडर है। एक और चीज़ पता चली कि उनका साइट टू साइट डिफरेंट साइट पे डिफरेंट पोजीशन है। तो उनसे मैंने पूछा, हमारा एक दोस्त था जो कभी उस कंपनी में काम किया था, उससे भी मैंने कॉल करके पूछा तो बोला कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट 1 का सिंपल मतलब है कि कोई भी फ्रेश पीएचडी ज्वाइन करता है एज ए साइंटिस्ट वो पोजीशन है। सो इट्स एंट्री लेवल। सो हम लोग को पूछना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत कन्फ्यूजिंग है कंपनी टू कंपनी। सो एक नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ इफेक्ट करती है साइंटिस्ट सैलरी को इंडस्ट्री में वो है लोकेशन। आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, कास्ट ऑफ लिविंग क्या है, वहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है, तो ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लिंक्डइन, ग्लासडोर, बहुत सारी जो वेबसाइट है जो मीडियन सैलरी का रेंज दिखाती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है वो पता कर लेना चाहिए। जो दोस्त हैं या लिंक्डइन पे लोगों से हेल्प मांगना चाहिए कि क्या यहाँ पे रेंज चल रहा है।
बोस्टन में अगर देखें तो साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट की जो सैलरी है 100 to 130,000 डॉलर के बीच में रहती है। इसी को अगर वाशिंगटन, बल्टीमोर, डेलावेयर एरिया में देखें या रिचमंड एरिया में देखें, वहाँ पे 80K to 110, 115 मैक्सिमम इस तरह देते हैं, थोड़ा सा रेंज कम हो जाती है। अगर आप सैन फ्रांसिस्को एरिया में देखें, बे एरिया में कहीं भी, तो साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट की सैलरी 125 to 165 के आसपास वेरी करती है। तो वहाँ पे कास्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से सैलरी एडजस्ट करते हैं। साउथ कैलिफोर्निया, सैन डिएगो, लॉस एंजलिस उधर की तरफ देखें तो डेफिनेटली 110 to 140, 50 के रेंज में रहती है। शिकागो या इलिनॉइस एरिया में देखें तो वहाँ भी ऐसे ही है कि साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट की जो सैलरी है 100 to 130, 140 के बीच में वेरी करती है। फार्मा वर्सेस स्मॉल स्टार्टअप वर्सेस सीआरओ या कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है कि कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट किसी बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है और आपको उसमें हायर कर रहे हैं। आप फाइजर के लिए, बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, बट डायरेक्टली कंपनी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, डायरेक्ट कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, तो उसमें बेनिफिट वगैरह बहुत कम होती है। तो मोस्ट ऑफ द सीआरओ चाहते हैं कि आपको कम से कम पे हायर करें। स्मॉल स्टार्टअप में डायरेक्ट कंपनी के साथ काम करते हैं, तो कंपेयर टू बिग फार्मा थोड़ा सा सैलरी कम देते हैं, बट स्टॉक ऑप्शन देते हैं, इंटरनल इक्विटी या जो भी इंटरनल स्टॉक होता है वो देते हैं। तो इन केस अगर कंपनी आईपीओ फाइल होने वाली है या आईपीओ ऑलरेडी है तो आपको अच्छा खासा स्टॉक ऑप्शन मिल जाता है। तो सैलरी कम मिलती है बट स्टॉक ऑप्शन अच्छा मिल जाता है, और अगर स्टॉक ऊपर गया और आप फ्यूचर में बेचते हैं तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। बड़ी कंपनी में स्टॉक इंट्री लेवल पे बहुत रैंडम होता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, बट बाद में बोनस वगैरह अच्छा मिलता है। बड़ी कंपनी में ठीक ठाक मिलता है, जॉब स्टेबिलिटी होती है। स्मॉल स्टार्टअप में डिपेंडिंग अपॉन फंडिंग और बहुत सारी चीज़ें रहती है क्योंकि ग्रोइंग फेज में है। मैं रिकमेंड करूंगा कि जितने सीआरओ एंड कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च कंपनी है उसमें आप लिस्ट प्रेफरेंस दो, उसको एकदम लास्ट ऑप्शन रखो। अगर आपके पास टाइम है आराम से जॉब खोजो, हड़बड़ी नहीं करें। अगर आप अर्जेंसी में हो कि इमीडिएट जॉब चेंज करना है तो जो भी पहले मिले आप मूव करो, एंड आफ्टर 1 year यू कैन चेंज इट इमीडिएटली। स्मॉल स्टार्टअप में स्टॉक ऑप्शन इसलिए देते हैं कि पहली चीज़ जो स्टॉक ऑप्शन देते हैं ना उसको स्प्रेड कर देते हैं कि फर्स्ट ईयर आपको 25% मिलेगा, सेकेंड ईयर 25%, थर्ड ईयर 25%। तो अगर आपको 1000 स्टॉक ऑप्शन दिया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वो 4 साल में। तो एक पर्पज़ हो जाएगा कि आपको लंबे टाइम तक होल्ड करें। कंपनी ग्रो करेगी तो आप ग्रो करोगे। और सैलरी डायरेक्ट कैश सैलरी कम देते हैं क्योंकि उनको कैश सेव करना होता है कंपनी रन करने के लिए, तो फंडिंग की भी लिमिटेशन होती है। तो ट्राई करते हैं कि सैलरी कम दें बट अदर बेनिफिट बहुत अच्छा देते हैं। सो जो बिग फार्मा कंपनी है इस्टेब्लिश हैं वहाँ पे सैलरी आज कंपेयर टू स्मॉल फार्मा अच्छा रहता है। अगर बोस्टन का मैं बताऊं तो सीनियर साइंटिस्ट या साइंटिस्ट के लिए जो रेंज है वो 110 to 125, 130 इजीली मिलता है आफ्टर पीएचडी इन एनी बिग फार्मा। अगर स्टार्टअप है वही बोस्टन में तो साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट के लिए $90,000 to 110 के बीच में वेरी करता है। जो सीआरओ हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो किसी कंपनी के लिए एज ए कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि बहुत कम में हायर करें। तो वो चाहते हैं कि आपको 80,000 दें, 70,000 दें। तो जब मुझसे पूछते थे तो मैं बोलता था कि करंटली आई एम मेकिंग 80,000 सो आई एम लुकिंग फॉर द बेटर देन दिस। तो वो बोलते थे कि 83 देंगे, 85। सो 80 to 83, 85 कोई चेंज नहीं हुआ इंडस्ट्री के हिसाब से। तो मैं बोला दिस इज़ नॉट रीजनेबल। तो वो चाहते हैं कि बहुत कम में हायर करें। और जो स्मॉल स्टार्टअप है डायरेक्ट कंपनी के साथ आपकी हायरिंग हो रही है वो इजीली बोस्टन में 100 के देते हैं। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि आपकी वर्थ कितनी है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू यू हैव टू शो। तो कभी भी अगर रिक्रूटर का कॉल आता है वो डायरेक्ट आपसे नंबर मांगता है तो उसको नंबर नहीं देना चाहिए कि मुझे इतना सैलरी देना चाहिए। एक वाइड रेंज देना चाहिए या जेनरिक बोलना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि रिक्रूटर को इससे मतलब नहीं होता है कि आप कितने टैलेंटेड है, उसको सिंपली मतलब होता है कि कंपनी की इतनी बजट है इस साइंटिस्ट को हायर करने के लिए। वो जस्ट आपका टैलेंट नहीं देखता। अच्छा ये पर्सन को वीज़ा है, ठीक है, इतना सैलरी है, ज़्यादा मांग रहा है, इसको हटा दो। ये सैलरी में आ रहा है, ठीक है, इसको रख लो। तो आपका टैलेंट नहीं देखता है, जस्ट स्क्रीनिंग होती है। तो वहाँ पे नंबर देने में हमेशा हम लोग को नुकसान हो जाता है। जब हायरिंग मैनेजर आता है एक्चुअली जिसके साथ आपको काम करना है, टेक्निकल पर्सन जो है आपका वहाँ पे मैनेजर रहेगा,
उसको आपके टैलेंट से मतलब होता है, क्योंकि उसको टीम ग्रो करनी है तो आपका टैलेंट उसके लिए बहुत मैटर करता है। अगर लगा कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा जानते हैं और टीम में अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे तो उससे उसकी टीम ग्रो करेगी, तो आपको ज़्यादा सैलरी और हायर पोजीशन देने के लिए वो रेडी रहेगा। मेरे केस में जो अप्लाई किया था, एसोसिएट साइंटिस्ट के लिए अप्लाई किया था। मुझे पता नहीं था कि उसका लैडर क्या है, हमने अप्लाई कर दिया लिंक्डइन। तो हमारे केस में हायरिंग मैनेजर ने डायरेक्ट इंटरव्यू लिया, 1 घंटा लिया, बोला कि ठीक है हम बताएंगे। 1 हफ्ता बाद बोला कि तुमको कंपनी पे आके फुल डे इंटरव्यू देना है, प्रेजेंटेशन वगैरह देना है। मैंने वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया। फिर इसके बाद लास्ट में मैंने पूछा कि यहाँ पे लैडर क्या है आपका, तो उसने बताया कि ये बहुत जूनियर पोजीशन है। तो एसोसिएट साइंटिस्ट के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद होती है सीनियर एसोसिएट साइंटिस्ट, उसके बाद होती है साइंटिस्ट एंड देन सीनियर साइंटिस्ट। तो मैंने 4 लेवल नीचे अप्लाई किया था। सो इंटरव्यू के बाद मैंने बोला कि आप जब साइंटिस्ट या सीनियर साइंटिस्ट लेवल पे बात करोगे तो आई एम हैप्पी, ये पोजीशन मेरे लिए सही होगी। फिर उन्होंने मुझे साइंटिस्ट पोजीशन ऑफर किया और मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे सीनियर साइंटिस्ट अगर आप देते हैं तो अच्छा रहेगा। तो इमीडिएटली उन्होंने सीनियर साइंटिस्ट का ऑफर मुझे कर दिया 1 ही दिन बाद। तो प्रूफ करना पड़ता है हायरिंग मैनेजर को कई बार कि हाँ हमारी वर्थ है। तो हायरिंग मैनेजर को अपना टैलेंट शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिक्रूटर्स को सैलरी नंबर देने से बचना चाहिए। जैसे भी अगर उस एकदम रिक्रूटर अगर पूछ ही देता है नहीं एक नंबर मुझे चाहिए ही चाहिए, तो उसको वाइड रेंज दे दो कि 80,000 से 120, या उसको बोल दो कि आप बता दो कितना सैलरी है इस पोजीशन के लिए, रेंज बता दो, तो उसी रेंज को बोल सकते हैं हाँ इस वक्त फार्मी। मास्टर के बाद इंडिया में मैं कंपनी में 1.5 साल काम किया था। साल भर बाद ही मैं टोरेंट छोड़ के दूसरी कंपनी में अप्लाई किया था और वहाँ की स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि कैसे हायरिंग मैनेजर या HR मैनेजर वो चाहते हैं कि आपको कम से कम पे हायर करें। तो टोरेंट में हमने काम किया। टोरेंट में हम जब काम कर रहे थे तो वहाँ पे एक मैनेजर थे, वो मूव कर गए पेनेसिया बायोटेक में, वहाँ के क्वालिटी के हेड बन गए। अब उनको चलाना था तो वो अच्छे अच्छे कनेक्शन से लड़कों को अपने पास बुला रहे थे। तो हमको भी फ़ोन किया, बोला कि हमारी कंपनी में आओगे। मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है सर, आपके साथ काम करना अच्छा लगेगा। तो हमारे 4 रूममेट थे, हम बोले कि हम आएंगे तो चारों साथ आएंगे। तो बोले ठीक है। फिर उन्होंने इंटरव्यू के लिए बोला, जो क्वालिटी कंट्रोल का हेड था उन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया, उन्होंने दिल्ली भेजा। जो HR था या रेगुलेटरी वाला था वहाँ पे इंटरव्यू के लिए, उसने इंटरव्यू में हम लोग की बहुत धो डाली चारों का। जब क्वालिटी कंट्रोल का पर्सन हेड जिसके साथ काम कर रहा है उसने हम लोग को सिलेक्ट कर लिया है तो दूसरे लोगों का कोई मतलब नहीं होता है। बट इंटरव्यू में उसने इसलिए धोया कि उसको ये बताना चाह रहा था कि तुम लोग ज़्यादा सैलरी के लिए डिजर्व नहीं करते हो। और यही लास्ट में हुआ। जब हम लोग वापस गए चंडीगढ़, बोले सर को कि सर ऐसा हुआ, इंटरव्यू तो अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने बोला डोंट वरी, सब हो जाएगा। फिर HR ने कॉल किया, ऑफ़र दिया हम लोगों को। तो मैंने बोला कि यार ये सैलरी 10% इंक्रीज़ हम लोग को कोई मैटर नहीं करती। HR वाले निगोशिएशन शुरू कर दिए, मैं ही डील कर रहा था 4 रूममेट के लिए। फिर एक ऐसा सिचुएशन आया कि HR ने बोला कि यह इतना से ज़्यादा हम लोग नहीं देंगे। मैंने बोला कि देन वी आर नॉट मूविंग। सो बोला कि मैं तुम्हारे बाकी दोस्तों से बात कर लूँ। तो मैंने बोला नहीं, मैंने जो बोल दिया वो फाइनल है। फिर HR वाले ने क्वालिटी कंट्रोल के हेड को कॉल किया, बोला कि यार तुम्हारे लड़के तो बड़े रूड हैं। फिर जो हम लोग को सैलरी चाहिए थी उसने दिया, हमने नहीं मूव किया क्योंकि हमें PhD ज्वाइन करना था। तो हमारे फ्रेंड मूव कर गए। तो वो जस्ट ट्राई कर रहा था शो करने के लिए कि वी डिज़र्व लेस सैलरी, और हम लोग को ट्राई करना होता है, शो करना होता है कि आई नो आई हैव कैपेबिलिटी एंड आई डिज़र्व मोर सैलरी। बहुत पोलाइट डिस्कशन होना चाहिए US में। इंडिया में तो मैं फर्स्ट टाइम था, थोड़ा सा रूड बिहेवियर था। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारी सैलरी कितनी है बोस्टन में, तो वही रेंज में है भाई। साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट की जो एवरेज रेंज है बोस्टन में, उसी रेंज में हम भी फॉल करते हैं। इंडिया से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो इतना जाता है, इतना लाख, इतना करोड़, जस्ट बेकार है। उस पर नेक्स्ट वीडियो आएगी कि जो IIT से लोग करोड़ों का पैकेज पाते हैं, एक्चुअली में US आके उनके हाथ में कितना आता है वो मैटर करता है। और मोस्ट ऑफ द लोग कैलिफोर्निया जाते हैं। तो कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, बे एरिया में मैंने क्या बताया कि सीनियर साइंटिस्ट की जो सैलरी 150K है, उसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1 करोड़ से ज़्यादा होगी। बट एक्चुअली इन हैंड कितना मिलता है ना, जो लोग हैं फैमिली के साथ 150K में कैलिफोर्निया में, वो लोग रोते हैं। फ्यूचर में डिटेल में वीडियो आएगी कि कितना एक्चुअली में मिलता है। अगर किसी को 1 करोड़ रुपीज़ का पैकेज है US में, 1.5 करोड़ 2 करोड़ का, तो कितना हाथ में आता है और क्या खर्चे होते हैं।